डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पिछले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारत का विदेशी व्यापार वैश्विक आर्थिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में। यानी वैश्विक जो आर्थिक व्यापार है उसके परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या स्थिति है, इसको लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन और विदेशी व्यापार को लेकर के तमाम टॉपिक्स को कवर किया है। उसी श्रृंखला में आज का टॉपिक वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारत का विदेशी व्यापार का आकलन हम करेंगे। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार ने जो आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे जो जारी किया था, उसमें वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति अन्य वर्षों की तुलना में स्थिर पाई गई। फिर भी भारत का सकल चालू खाता घाटा वर्ष 2017-18 में जीडीपी का 1.8% से बढ़कर 2018-19 में 2.4% होने का अनुमान लगाया गया था। ये बढ़ता चालू खाता घाटा 2 वर्षों में व्यापार घाटे की जीडीपी के 6% से 6.7% तक अवनति के कारण हुआ है। अर्थात जीडीपी में जो ग्रोथ रेट कम हुआ है उसकी वजह से ये व्यापार घाटा बढ़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि वैश्विक क्षेत्र में भारत की जो समष्टि आर्थिक स्थिति है वह 2018-19 की चौथी तिमाही में कच्चे तेलों में की कीमतों में उछाल आने और वस्तु निर्यातों की वृद्धि में तीव्र गिरावट और व्यापार घाटे में अवनति के लिए उत्तरदायी रही है। हालांकि धन संप्रेषण की वृद्धि में बढ़ोतरी ने कुछ हद तक चालू खाता घाटे की अवनति नियंत्रित कर रखी है। कुल देनदारियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा बढ़ा है, जबकि निबल पोर्टफोलियो निवेश का जो हिस्सा घटा है वह चालू खाता घाटा वित्त पोषण के बढ़ते स्थायी साधनों के स्वरूप को भी बताता है। इस तरह से वैश्विक परिदृश्य में भारत की आर्थिक स्थिति, व्यापार की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर पाई गई है। कुल मिलाकर के भारत में जीडीपी के अनुपात में चालू खाते का घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थितियां बन सकती हैं। वर्तमान में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी 2017-18 के वर्ष की बात है, जब लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो चुका था। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर भी 2018-19 में गिरी, जिसने भारत के निर्यात को और अधिक प्रतियोगात्मक बना दिया। विदेशी जो विनिमय दर है उसमें गिरावट हुई और उसका प्रभाव भी निर्यातों पर पड़ा। व्यापार के संबंध में आय एक मापक है जो कि आयात की क्रय शक्ति मापती है। आरोही प्रवृत्ति के कारण इसमें परिवर्तन हुआ और एक वजह यह भी रही कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भी चालू खाता घाटा बढ़ा है। भारत की आयात एवं निर्यात टोकरी का संगठन 2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में कमोबेश अपरिवर्तित रहा। यानी आयात और निर्यात का जो संरचना है, जो मात्रा है, वो लगभग स्थिर रही। इसका कारण क्या रहा? पेट्रोलियम पदार्थों, बहुमूल्य रत्न, सूत्र, विन्यासित औषधियाँ, सोना एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं का शीर्ष निर्यात हुआ। यानी ये निर्यात के बहुत बड़े हिस्से का हिस्सा रही या बहुत बड़ी मात्रा में इनका निर्यात हुआ। जबकि
कच्चा पेट्रोल, तेल, मोती, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थर तथा सोना जैसी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में आयात हुआ। ये आयात की सबसे बड़ी मदे बनी रही। इससे भारत के मुख्य व्यापारिक भागीदार अमेरिका, चीन, हांगकांग, यूएई तथा सऊदी अरब जैसे देशों के साथ ये आयात और निर्यात अधिकांश मात्रा में हुए। अब हम बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार के संरक्षणवाद को बढ़ावा मिल रहा है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म यानी हर देश अपने निर्यातों को बढ़ाना चाहता है, आयात कम करना चाहता है और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो उसमें घरेलू स्तर पर अनेक तरह के छूट दे करके वैश्विक परिदृश्य में अपने व्यापार को संरक्षण देने का काम करता है। जबकि डब्ल्यूटीओ में संरक्षणवाद की मनाही है, लेकिन बावजूद उसके विश्व में विशेष रूप से विकसित राष्ट्रों के बीच व्यापार संरक्षणवाद निरंतर बढ़ रहा है और इसका असर वैश्विक उत्पादन, वैश्विक व्यापार पर पड़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने अप्रैल 2019 के अपने प्रकाशन में इसी वर्ष 3.3% विश्व उत्पादन में वृद्धि का अनुमान लगाया था, जो पिछले यानी 2018 में प्राप्त की गई 3.6% उत्पादन वृद्धि दर से कम आंकी गई। अमेरिका, चीन दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव, राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर के बढ़ता जो तनाव है, इस वैश्विक उत्पादन में कमी का एक बहुत बड़ा कारण माना गया। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका और चीन का बढ़ता तनाव है। इसकी वजह से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को उनकी मुद्राएं मजबूत बनाने तथा आयात सस्ता करने में पोर्टफोलियो के निवेश को बढ़ाने का काम किया है। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार अमेरिका चीन व्यापार में तनाव से विगत वर्षों में मशीनरी एवं उपकरण जैसे उत्पादों का व्यापार कम हुआ है, जिससे जोखिम बढ़ी है। इसके साथ ही तेल उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती किए जाने से अमेरिका द्वारा ईरान से तेल आपूर्ति की कटौती करने के बाद से ही कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने शुरू हो गए, जबकि आपूर्ति विकार के कारण अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगे हैं। इन घटनाओं ने भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के वैदेशिक क्षेत्र को कमज़ोर किया है, जो कि इनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल पर निर्भर है। इस तरह से वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं में 2018 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व में बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद के कारण और साथ ही अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक व्यापार में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं। बात करें भारत के भुगतान से संतुलन की, तो चालू खाता के अंतर्गत 2018-19 की पहली छमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति में कुछ मंदी के लक्षण नज़र आए। क्यों?
क्योंकि कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा बिगड़ गया, जिसका मुख्य कारण उच्चतर व्यापार घाटा है, जिसने आयात की अपेक्षा वस्तु निर्यात वृद्धि को अधिक तेजी से बढ़ाया है। और व्यापार घाटा इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की अवधि में 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 145.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। भारत का चालू खाता घाटा 2016-17 के वर्ष में जीडीपी का 0.6% के उच्च स्तर को प्राप्त करने के पश्चात अब कुछ वर्षों से बढ़ने लगा है, और उसका मुख्य कारण वैश्विक स्थितियों में परिवर्तन को माना जा रहा है, स्पेशली संरक्षणवाद, साथ ही अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव, और साथ ही भारत की आर्थिक घटनाएं और कुछ अन्य कारण इसके लिए जिम्मेवार हैं। चालू खाता घाटा वर्ष 2017-18 में जीडीपी का 1.8% था, वह बढ़कर के 2018-19 में 2.9% के आसपास पहुंच गया। तो इससे भी भारत के नीति निर्माताओं के लिए चिंता की बात है कि लगातार व्यापार घाटा बढ़ रहा है। वैश्विक संदर्भ में वस्तु निर्यात एवं आयात की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ये प्रतीत होता है कि अन्य घटकों के साथ साथ 2018-19 में कम जीडीपी वृद्धि के बावजूद, कम जीडीपी वृद्धि के कारण भारत का वस्तु आयात गिरता रहा, जबकि विश्व उत्पादन एवं व्यापार की धीमी वृद्धि के कारण वस्तु निर्यात की वृद्धि भी धीमी दर्ज की गई। इससे व्यापार घाटा बढ़ना स्वाभाविक है कि निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही और आयातों में कमी नहीं हो रही। वस्तु निर्यात में वृद्धि यानी वर्ष 2016-17 में वस्तु निर्यात में जो वृद्धि थी दर्ज की गई वो थी 5.2%, वही 2018-19 में यह 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इस तरह से इस निर्यात में जो मुख्य वस्तुएं शामिल हो रही उनमें पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक, जिनको POL कहते हैं, निर्यात में उच्च वृद्धि के परिणाम स्वरूप यह वृद्धि दर्ज की गई। 2018-19 की चौथी तिमाही में POL तथा गैर POL आयात दोनों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई। यद्यपि कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा तेल का जो आयातों में हिस्सा रहा 2018-19 में वो 22.2% से भी अधिक रहा। इसके बाद स्वर्ण, चांदी, मोती, बहुमूल्य और अर्धमूल्य पत्थर और पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं जो आयात की बड़ी मदों के अंतर्गत शामिल हैं। बात करते हैं कि धन का प्रेषण यानी भारत और उसके साथ साथ वैश्विक व्यापार में शामिल अन्य देशों के बीच जो वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, उसके वजह से जो धन प्रेषण होता है उसके बारे में विश्व बैंक ने अप्रैल 2019 में कुछ डेटा जारी किए। उसके अनुसार भारत ने वर्ष 2018 में चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र के बाद
78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला सबसे शीर्षस्थ देश रहा। यानी चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र के बाद भारत को सर्वाधिक विदेशी धन प्राप्त हुआ इस व्यापार से। साथ ही विदेशी निवेश की जहाँ तक बात है, वर्ष 2018-19 के दरमियान निबल विदेशी निवेश 2017-18 की अवधि की तुलना में 52.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अपेक्षा 31.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिर गया। यानी 2018-19 में निबल विदेशी निवेश में गिरावट आई 2017-18 की तुलना में, और यह जीडीपी के अनुपात के रूप में 2018-19 में जहां 1.2% तक था, वही 2016-17 में 1.6 से गिर करके 1.1% तक रह गया। इस तरह से विदेशी निवेश में भी पिछले वर्षों गिरावट आई है। जहाँ तक विदेशी मुद्रा भंडारों का प्रश्न है, 14 जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 422.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधारित परिसंपत्ति के मूल्य परिवर्तन या भुगतान से संतुलन की अस्थिरता के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन हुआ। यानी मोटे तौर पे जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधारित परिसंपत्तियों का जो मूल्य परिवर्तन हुआ या फिर भुगतान शेष या भुगतान संतुलन की स्थिति में परिवर्तन के कारण विदेशी मुद्रा भंडारों में परिवर्तन हुआ है। चालू खाता घाटे पर चलने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक तथा विश्व के सभी देशों के बीच 8वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक वाला देश रहा भारत। यानी भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होता है। ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व के पहले 10 देशों के अंतर्गत आता है। विदेशी ऋण की जहाँ तक बात है, भारत का विदेशी ऋण मार्च 2018 के अंत तक अपने स्तर से 1.6% की कमी के साथ दिसंबर 2018 के अंत तक 521.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। यानी भारत पर जो विदेशी ऋण है वह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च 2018 की तुलना में दिसंबर 2018 के अंत में दीर्घावधि ऋण 417.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था। यद्यपि इसका हिस्सा इसी अवधि के दौरान 80.7% की तुलना में घटकर 80.1% रह गया, अर्थात लगभग कमोबेश वही स्थिति रही। विश्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित विदेशी ऋण की आंतरिक और बाह्य दोनों स्थितियों की तुलना की जा सकती है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में 20 विकासशील कर्जदार देशों की श्रेणी में भारत का विदेशी ऋण 19.8% था, जो कि नीचे से चौथे स्थान पर भारत को शुमार किया गया, जबकि चीन में 14% के साथ 14% ऋण चीन के ऊपर था। इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत पर भी विदेशी ऋण का भार तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में विदेशी ऋण को भी
शामिल किया जाता है। भारत इस मामले में 75.9% के साथ शीर्ष पाँच देशों में शामिल रहा है, जबकि शीर्ष 20 विकासशील कर्जदार देशों में विदेशी मुद्रा भंडार में 25.1% अल्पकालिक ऋण के साथ भारत का नीचे से 5वां स्थान है। इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत विकासशील देशों में तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश है, यानी चीन और ब्राज़ील के बाद में तीसरा बड़ा कर्जदार देश है। इसके ऋण की औसत अवधि बहुत अधिक है। ये देखते हुए कि कुल ऋणों में लघु अवधि ऋण का अनुपात केवल 19% है, जबकि चीन का यह अनुपात 69% है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत पर दीर्घावधि ऋणों का भार अधिक है, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। जहाँ तक निबल अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति है, भारत में वर्ष 2018 में निबल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति की अच्छी नहीं थी। शीर्षस्थ 10 अर्थव्यवस्थाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका 9.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद स्पेन, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। वर्ष 2018 में भारत का निबल अंतर्राष्ट्रीय निवेश बहुत अधिक था, और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत 8वें स्थान पर आता है निबल अंतर्राष्ट्रीय निवेश के घाटे के मामले में। जहां वर्ष 2013 में 323.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वही 2018 में 438.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। और यदि इसकी प्रतिशत वृद्धि दर की बात की जाए तो इसमें 2013 की तुलना में 2018 तक 35.6% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह से वर्ष 2017 की तुलना में भारत में निबल निवेश घाटा 426.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 438.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, अर्थात 2.8% की दर से इसमें वृद्धि हुई। इस तरह से जो निबल अंतर्राष्ट्रीय निवेश है उसमें भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो निबल निवेश में जो घाटा है उस घाटे का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो इस निबल निवेश के साथ साथ विदेशी ऋण और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की स्थिति उचित नहीं कही जा सकती। इसे सुधारे जाने की आवश्यकता है। और इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि भारत में विनिमय दर के साथ साथ व्यापार की संरचना और व्यापार में मुख्य भागीदार कौन कौन से देश हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।